नमस्कार। 23 का महासंग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय किशोर। तो एक बार सबसे बड़ी खबर दर्शकों को बताते चलें, 3 राज्यों में कांग्रेस की सूची जारी हो गई है। लंबे समय से जिस सूची का इंतजार था, आखिरकार कांग्रेस ने नवरात्र के पहले दिन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में अपने 229 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 144 के लिए कांग्रेस के प्रत्याशियों की पहली सूची जारी हो गई है। वहीं छत्तीसगढ़ में 90 सीटों की विधानसभा में से 30 सीटों के लिए कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की है। तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों में से 55 के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है। तो इस तरह कांग्रेस ने 3 राज्यों में, जो 5 राज्य हैं जिनमें की विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, उनमें से 3 राज्यों के लिए आज अपनी सूची जारी कर दी है। मध्य प्रदेश के 144 नामों में से 19 महिलाओं को कैंडिडेट बनाया गया है। 6 उम्मीदवार जैन और अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, 1 मुस्लिम समुदाय से हैं। बुधनी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से विक्रम मस्ताल को उतारा गया है। वहीं इंदौर 1 एक दूसरी हाई प्रोफाइल सीट, जहां से कैलाश विजयवर्गीय मैदान में है, वहां संजय शुक्ला को रिपीट किया गया है। ये कांग्रेस के सबसे धनी उम्मीदवार माने जा सकते हैं। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में जो 30 नाम हैं, उनमें से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन की अपनी पारंपरिक सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अन्य मंत्री भी अपनी पारंपरिक सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। कोंटा से कवासी लखमा, दुर्ग से जो है ताम्रध्वज साहू मैदान में है, तो अंबिकापुर से उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, सीतापुर से अमरजीत भगत चुनाव मैदान में है। जो नए नाम हैं, जिसमें से एक खास बात यह है कि दोनों ही पार्टियों की तरफ से अब उनके प्रदेश अध्यक्ष, जो इस समय सांसद हैं, वो चुनाव मैदान में उतारे गए हैं। बीजेपी जहां अपने प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को पहले ही लोरमी से चुनाव मैदान में उतार चुकी है, वहीं कांग्रेस ने भी अपने प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को, जो कि बस्तर से सांसद हैं, उनको चित्रकूट की उनकी पुरानी विधानसभा सीट से एक बार फिर उम्मीदवार बनाया है। चित्रकूट सीट के उम्मीदवार रहते, चित्रकूट सीट से विधायक रहते ही उन्होंने बस्तर का चुनाव जीता था, बस्तर लोकसभा सीट का चुनाव जीता था। इसके साथ ही जो और चौंकाने वाले नाम हैं, उनमें से एक नाम गिरीश देवांगन का है, जिनको पूर्व मुख्यमंत्री जो है डॉक्टर रमन सिंह की विधानसभा सीट राजनांदगांव से उनके खिलाफ उम्मीदवार बनाया गया है। तो ऐसे ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम सीटें हैं, उस पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। लेकिन पहले चर्चा छत्तीसगढ़ पर, और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता तौकीर रजा साहब, साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता सौरभ साहू जी और हमारे मैनेजिंग एडिटर आशीष तिवारी जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। तौकीर रजा साहब, आपसे पहली प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। आखिरकार कांग्रेस ने वो सूची जारी कर दी है जिसके बारे में आप बार बार पूछ रहे थे। चलिए, आपने 20 सीटों के बजाय उन्होंने 30 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। अब आपकी प्रतिक्रिया क्या है? प्रतिक्रिया देखिए, ऐसा है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, और ये तो ऐसा है कि इन्होंने अपना इंप्रेशन खो दिया। 20 की जगह 30 करते या 50 भी करते, पहले लिस्ट में कोई मतलब नहीं था। देखिए, नवरात्रि की बात कर रहे हैं, लेकिन गंगा जल को कसम खाकर शराबबंदी का वादा करने वाले और वादा करके तोड़ने वाले गंगा जल का, वो आज नवरात्रि पर कर भी दे रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला टिकट का वितरण का। रही बात, अभी जो 30 टिकटें जारी हुई हैं, उसमें से लगभग आप भी देख रहे हैं, 6 लोगों का लगभग टिकट काट दिया गया है। 14 एसटी हैं, 3 एससी हैं, 3 महिला है, 1 मुस्लिम है, और बाकी तो आप खैर। तो उससे एक चीज समझ में आता है कि देखिए, कांग्रेस पार्टी घबराई हुई है, और इसका सबसे बड़ा रिजल्ट आपको राजनांदगांव में नजर आता है कि वहां पर भी कोई बड़ा चेहरा उतारने के लिए, वहां लोकल तक चेहरा उतारने के लिए उनके पास कोई चेहरा नहीं है। गिरीश देवांगन जी जैसे एक व्यक्ति को उतार दिए, जो उनके साथ आगे पीछे लगे रहते हैं, उनको उतार दिया गया है। और ये कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं है, तो हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी को क्लीन स्वीप मिलती नजर आ रही है, तो अच्छा है। और जितने चेहरे उतारे हैं, इनको तो देखिए पाटन में ही घेर दिया है विजय बघेल जी ने। लड़िए चुनाव, अच्छी बात है, आइए अब। और जितना चेहरा इन्होंने काटा है, उससे भी समझ में आता है कि एंटी इनकम्बेंसी इनके खिलाफ कितनी जमकर चल रही है। वो अभी चुनाव में भी आपको नजर आ जाएगा, जिस टाइप से इन्होंने चेहरा उतारा है। चलिए, तौकीर रजा साहब बने रहे हमारे साथ। सौरभ जी, आपकी आखिरकार पहली सूची आ गई है,
जैसी कि मतलब अपेक्षा थी कि तमाम जो मंत्री हैं वो अपनी अपनी मौजूदा सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। आपने एक दो चौंकाने वाले नाम जरूर उतारे हैं मैदान में। एक तो एंटीसिपेटेड था कि दीपक वैद्य जी को आप प्रत्याशी बनाएंगे, और अगर उन्हें प्रत्याशी बनाएंगे तो वो उनकी पारंपरिक सीट होगी। लेकिन बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा की जो पारंपरिक सीट है, उनकी कह सकते हैं कि होम सीट कह एक तरह से, वहां से देवती कर्मा जी की जगह छविंद्र कर्मा जी को टिकट दिया गया है। पहली सूची जारी करने के बाद कांग्रेस का कॉन्फिडेंस क्या कहता है? देखिए अभय जी, तो माता रानी की कृपा ही है और आशीर्वाद है, कहना चाहिए कि जिस तरीके की सीट आई है और जी। जिस तरीके से उम्मीदवारों की घोषणा की है, वो बिल्कुल भाजपा इस लिस्ट को देख के मुझे लगता है कि तौकीर रजा साहब भी अभी बड़े बड़े वादे कर रहे थे, लेकिन शायद उनको ये नहीं पता है कि ये लिस्ट को देख के उनको भी ये बात पता है कि जो सारे उम्मीदवार हैं वो जिताऊ उम्मीदवार है और कहीं ना कहीं ये अपनी सीट से प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज करेंगे। राजनांदगांव की बात इन्होंने की तो हमारे जो गिरीश देवांगन जी है वो वरिष्ठ नेता है और बिल्कुल ये वो छत्तीसगढ़ स्तर के नेता है, न कि वो किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हैं। वो छत्तीसगढ़ में उनकी पूरी की पूरी पैठ है, पकड़ है, इसलिए उनको पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के अगेंस्ट उतारा गया है। और देखिएगा आप, इसी बात का इनको डर है और मुझे लगता है कि इसी की वजह से कल इनकी जो अमित शाह जी को उनके प्रचार प्रसार और उनके नामांकन के लिए आना पड़ रहा है, तो ये इस बात को दर्शाता है कि खुद बीजेपी डरी हुई है। दीपक वैद्य जी का बिल्कुल चित्रकूट उनकी पारंपरिक सीट है और बस्तर के अंदर उनकी जो लोकप्रियता है वो किसी से छुपी नहीं है, तो वहां से भी वो निश्चित ही जीत दर्ज करेंगे। गंगा जल की बात तौकीर रजा साहब कर रहे थे, तो गंगा जल की बात तो अभी 2-4 दिन पहले के न्यूज में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गंगा जल पर जीएसटी का जो प्रावधान है वो मोदी जी की सरकार लेकर आती है, तो गंगा जल की बात तो ये बिल्कुल ना करें। और मुझे लगता है कि सभी मंत्रियों को उनके पारंपरिक सीट पर रखा गया है, अच्छी बात है। और ये लिस्ट बिल्कुल ही जन समर्थन वाला भी लिस्ट है और कांग्रेस का हर जो कार्यकर्ता है वो इस लिस्ट के प्रति मुझे लगता है कि किसी तरीके का विरोध कहीं पर भी नहीं है। ये सबके द्वारा एक्सेप्टेबल लिस्ट है और निश्चित रूप से इस लिस्ट के सारे लंबे इंतजार के बाद आखिरकार आपने अपने वादे के मुताबिक नवरात्र के पहले दिन अपनी सूची जारी कर दी है। दिग्गजों के नामों का तो कम से कम खुलासा हो ही गया है और आगे जिस तरह से चुनावी लड़ाई चलती है वो देखते हैं। आप दोनों बने रहे। आशीष जी, जो आपको इस पूरी सूची में से अगर आप विश्लेषण करने बैठें तो क्या खास दिखाई देता है? खास सबसे बात यही है कि जो पुराने मंत्री हैं जो अपनी सीटों से चुनाव लड़ते रहे हैं, जो पूरे भूपेश बघेल सरकार के चेहरा रहे हैं, उनको एक बार फिर से मौका दिया गया है और वो सभी इस लिस्ट में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। हम शुरू से देखें तो टी.एस. सिंहदेव जो पूरा सरगुजा का प्रतिनिधित्व करते हैं, इस सरकार का दूसरे नंबर का चेहरा रहे हैं। उनका नाम जैसे कि स्वाभाविक था कि इस लिस्ट में रहने वाला था, वो उनका नाम है। सीतापुर से अमरजीत भगत, फिर उसके बाद ये 2 सीट ही है सरगुजा की, बाकी सीट पर अभी नाम नहीं सामने आए हैं। इसके बाद खरसिया से उमेश पटेल जो मंत्री हैं, कोरबा से जयसिंह अग्रवाल जो मंत्री हैं, शक्ति से चरणदास महंत जो स्पीकर हैं और कांग्रेस के बड़े नेता हैं। उसके बाद आरंग से शिव कुमार डहरिया जो मंत्री हैं, डोंडी लोहारा से अनिला भेड़िया मंत्री हैं, पाटन से स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं, दुर्ग रूरल से ताम्रध्वज साहू, साजा से रवीन चौबे, ये यहाँ तक पूरा नाम जो है बिल्कुल स्वाभाविक था। फिर हम 70 नंबर की सीट जो है नवागढ़, वो वहां से गुरु रुद्र कुमार को उतारा गया है जो अभी अहिवारा का प्रतिनिधित्व करते थे, उन्हें नवागढ़ शिफ्ट किया गया है। नवागढ़ से जो गुरुदयाल बंजारे थे, संसदीय सचिव थे स्वास्थ्य विभाग में, उनका टिकट काट दिया गया है। ये यहाँ से कुछ बदलाव हमको देखने को मिलता है। फिर उसके बाद पंडरिया सीट जो अभी ममता चंद्राकर सिटिंग विधायक थी, उनकी जगह पर नीलकंठ चंद्रवंशी को मौका दिया गया है जो अभी तक के कवर्धा जिला अध्यक्ष थे। हाल ही में चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने जिला अध्यक्ष के पद को छोड़ा था, उनका नाम आता है। फिर कवर्धा से मोहम्मद अकबर फिर एक बार मंत्री हैं। खैरागढ़ से आशीष, एक बार मैं आपसे 2 सीटों की चर्चा जरूर करना चाहूंगा। एक जो बस्तर की नारायणपुर सीट है जहां से चंदन कश्यप को वापस टिकट दिया है कांग्रेस ने। पिछले दिनों लगातार ये बात मीडिया में आ रही थी कि चंदन कश्यप जी जो हैं उनको बदला जा सकता है। ऐसे ही दूसरी सीट जो है वो दंतेवाड़ा की सीट है जहां देवती कर्मा की जगह छविंद्र कर्मा को टिकट दिया गया है। यहाँ कर्मा परिवार के 2 सदस्यों में आपस में ही सीट टिकट को लेकर दावेदारी चल रही थी। महेंद्र कर्मा की बेटी भी चुनाव मैदान में उतरना चाहती थी और छविंद्र कर्मा भी। अब जब छविंद्र कर्मा को टिकट दिया गया है और वहां चंदन कश्यप को टिकट दिया गया, इन दोनों सीटों के बारे में आप क्या कहेंगे?
नारायणपुर से लगातार चर्चे में था कि चंदन कश्यप इस बार उस तरह से सक्रिय नज़र नहीं आए थे और हो सकता है कि जिन विधायकों का टिकट काट दिया जाए उनमें चंदन कश्यप का नाम शामिल हो। चंदन कश्यप वहाँ पे स्थानीय जो नारायणपुर के हमारे पत्रकार साथी थे उनका भी कहना था कि हो सकता है चंदन कश्यप को मौका इस बार ना मिले, लेकिन कांग्रेस कमेटी ने एक बार फिर से हैरान करते हुए चंदन कश्यप पर ही भरोसा जताया है। हो सकता है इसके पीछे उनकी कोई खास रणनीति हो, क्योंकि चंदन कश्यप शिक्षक थे, पहले वो वहाँ से आए हैं और केदार कश्यप को पिछली बार काफ़ी बड़े अंतरों से चुनाव हराया था। हो सकता है भाजपा की लिस्ट के बाद एक बार फिर से कांग्रेस के रणनीतिकारों ने ये तय किया हो कि एक बार फिर से चंदन कश्यप को ही मौका दिया जाए, क्योंकि पिछला चुनाव उन्होंने काफ़ी अंतरों से जीता था। तो ये हो सकता है इसके पीछे। दूसरी बात, दंतेवाड़ा जो सीट है, जो परंपरागत रूप से बस्ता टाइगर कर्मा परिवार के सीट मानी जाती रही है, वहाँ से देवती कर्मा उपचुनाव जीतकर विधायक बनी थी। पिछली बार दंतेवाड़ा एकमात्र सीट थी जहाँ से चुनाव के दौरान बस्तर में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि बाद में उपचुनाव में ये सीट उनकी झोली में आ गई थी। तो कर्मा परिवार का एक वर्चस्व रहा है। देवती कर्मा हो सकता है कि उम्र के कारण उतना सक्रिय नहीं रह पाती हैं, इसलिए भी कर्मा परिवार से दो नाम, जो छविन कर्मा और तुलिका का नाम चल रहा था। तुलिका कर्मा को हाल ही में संगठन में मौका दिया गया है, उनको संगठन में जिम्मेदारी दी गई है, तो हो सकता है कि छविन कर्मा का नाम इसलिए तय किया गया हो। जी बिल्कुल। सौरभ जी, एक सवाल आपसे भी, आपने कई सिटिंग एमएलएज के टिकट काट दिए हैं, ममता चंद्राकर का, छन्नी साहू का, ऐसे कई सिटिंग एमएलएज के टिकट काट दिए। क्या मैं मानूं कि पार्टी ने ये माना है कि इनका कामकाज जो है वो अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा है, यानी इनकी रिपोर्ट कार्ड माइनस में गई है? बिल्कुल नहीं अभय जी। कांग्रेस पार्टी की तो ये खासियत रही है, खास करके छत्तीसगढ़ में हमारे पास प्लेयर्स की कमी नहीं है और हमारे पास योग्य जो उम्मीदवार हैं उनकी कमी नहीं है। वो विधायक बिल्कुल अपना काम बहुत अच्छे से किए और योग्य थे, लेकिन उन सीटों पे कांग्रेस पार्टी को लगता है कि उनसे भी ज्यादा योग्य और लोग हैं जिनको मौका दिया जाना चाहिए। तो उसी बात के मद्देनजर मुझे लगता है कि इन सीटों पर उनको नए चेहरों को मौका दिया गया है। सौरभ जी, अगर मैं आपकी स्ट्रेटेजी की बात करूं तो आपकी जो अब तक 30 सीट जैसे आपने अलग अलग सीटों पर घोषणा की है, 20 जो पहले चरण की सीट थी उसमें जगदलपुर की सीट आपने होल्ड रखी, क्या यहाँ पर पार्टी अपना नाम तय नहीं कर पा रही है? नहीं, जैसा कि अभी कल की बात है, हमारी जो प्रदेश प्रभारी जी हैं उन्होंने कहा था कि एक दो सीटों पर जो मंथन है वो और चल रहा है और उस पर भी मुझे लगता है कि कल या परसों में हमारी जो दूसरी सूची आएगी उसके अंदर जगदलपुर का बिल्कुल नाम आ जाएगा। उस पर जो थोड़े बहुत फीडबैक और लेने बचे होंगे वो प्रक्रिया चल रही थी, इस वजह से उस जगह पे अभी टिकट डिक्लेयर नहीं किया गया है। जी आशीष, एक जय सिंह अग्रवाल जी की जो सीट है उसकी भी आपसे चर्चा करना चाहूँगा। कल अचानक जय सिंह अग्रवाल को पार्टी आला कमान ने दिल्ली बुलाया और उसके बाद तरह तरह की अटकलें चलने लग गई थी। कुछ लोग ये भी कहने लग गए थे कि अगर आखिरी मोमेंट में जय सिंह अग्रवाल को हाईकमान ने तलब किया है तो कहीं उनका टिकट काट न दिया जाए, लेकिन जब सूची जारी हुई तो जय सिंह अग्रवाल का नाम इसमें मौजूद है। क्या आपको लगता है कि यहाँ की सीट को लेकर कोई असमंजस की स्थिति बनी हुई थी? जी, जय सिंह अग्रवाल जी लगातार कोरबा से चुनाव जीतते आ रहे हैं और जय सिंह अग्रवाल की भूमिका अब सिर्फ कोरबा के विधायक प्रत्याशी के तौर पर ही नहीं, हम पिछले कार्यकाल में हम देखते हैं कि जब मरवाही में उपचुनाव होता है, जैसे मरवाही जैसे हाई प्रोफाइल सीट पर, तब कांग्रेस ने उन्हें मरवाही सीट की जिम्मेदारी दी थी। तो ऐसे में जय सिंह अग्रवाल इस चुनाव में एक कांग्रेस की ओर से एक बड़े रणनीतिकार के तौर पर भी काम करते नजर आएंगे। हो सकता है इसके मद्देनजर उनको दिल्ली तलब किया गया होगा, उनसे कुछ चर्चा करनी होगी। हो सकता है कि आसपास की और सीटों को लेकर जय सिंह अग्रवाल से भी सहमति लेने के बारे में आला कमान ने सोचा होगा। मुझे ये लगता है जैसे जय सिंह अग्रवाल का कद क्योंकि कोरबा में कांग्रेस के लिए काफी बड़ा है और उनके कद के आसपास कांग्रेस के अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई और नाम वहां पर अब फिलहाल नजर आता है। जी बिल्कुल। तौकीर रजा साहब, अब जो कि दोनों तरफ से प्रत्याशियों की घोषणा हो ही गई है, लगभग कम से कम पहले चरण के लिए तो एक आध सीट को छोड़ दें तो सभी प्रत्याशियों की घोषणा हो गई है। अब ऐसे में मुकाबला काफी दिलचस्प लगता है। आगे आपकी पार्टी की रणनीति क्या है? जी बिल्कुल, हमारी रणनीति तो एकदम क्लियर है। हमने प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं और हमारे जो प्रत्याशी चुनाव मैदान पे उतर चुके हैं और हमने जो इनकी जो भ्रष्टाचार है या इन्होंने जो घपले किए हैं या इन्होंने जो वादे किए थे उससे मुकर गए, उन सबको लेकर हम चुनाव में उतरे। साथ ही साथ हम अपने वादे जो है, हमारे विकास का जो वादा रहा हमेशा और हमारा एजेंडा रहा,
हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ते रहे, वो हम सबको लेकर चुनाव में उतर चुके हैं और हमारी तैयारी बहुत तेजी से बढ़ती रही और उसके कारण से आज इसी कारण से सबसे पहले प्रथम लेवल में हम आ गए। तो उसका रिजल्ट भी हमको मिलने में लगा है कि जनता उस चीज को हमको सर आंखों पर उठा रही है और इनको इनके सारे जो उन्होंने बुरे काम किए थे, जो जितने वादे किए थे, उसके वादा खिलाफी करी, उसको भी जनता बताने लगी। अभी सौरभ जी भी बता रहे थे कि इसके पहले की जो मेरे बता रहे थे कि वादा नहीं किया, लेकिन देखिए वादा जो निभाया है वो हम लोगों ने निभाया। 15 साल में जो विकास की गंगा बहाई, विकास के जो नए नए मार्ग प्रशस्त किए, जो नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने पैदा किया, वो इन लोगों ने जो विकसित राज्य की राज्य में हम लोगों ने बनाया था, विकसित राज्य बनाया था, उसको उन लोगों ने बीमारी राज्य की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। तो ये स्थिति तो बहुत ही बुरी है, जिस कारण जनता जो है अब अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। उसके कारण से खासकर मातृशक्ति, देखिए आज मातृशक्ति का त्योहार भी चालू हो रहा है, माताओं का त्योहार है। तो ऐसा है कि इतना बड़ा त्योहार है और उन्होंने करा, लेकिन माताओं के साथ, माता बहना के साथ ही सबसे बड़ा धोखा किया, वादा खिलाफी करके। तौकीर रजा साहब, एक सवाल आपसे जरूर बनता है। कल हमने देखा कि पार्टी का जो हेडक्वार्टर है उसके बाहर जसपुर से आदिवासी आ गए दाना पानी लेकर और नगाड़ा लेकर, और दिन के 2 बजे से शाम के 6 बजे तो लगातार नगाड़ा बजाते हमने भी देखा। इसके ठीक पहले गणेश राम भगत जी, आपके पूर्व मंत्री, जसपुर में अंगोछा लेकर अपना आंसू पोंछते नजर आए। दूसरी तरफ कोंटा की बात करूं तो सोयम मुक्का को आपने वहां चुनाव मैदान में उतारा। होंगा राम मरकाम कहते हैं कि यह अन्याय हुआ है मेरे साथ। तो इस तरह के जो विरोध पार्टी में उभर रहे हैं, क्या आपकी जीत की राह में रोड़ा बनेंगे? नहीं, बिल्कुल रोड़ा नहीं बनेंगे। देखिए, जो भी ये पार्टी में लोकतंत्र है और लोकतंत्र के हिसाब से सबको अपने बात रखने का अधिकार है। अगर वो उनकी इच्छा थी तो उनके मन में बहुत महत्वाकांक्षा रही होगी, तो ऐसा उम्मीद भी थी कि उनको टिकट मिलेगी, नहीं मिली तो उनका दर्द छलका। तो हर आदमी को तौकीर रजा साहब, आप सियासतदानों की एक बात तो बड़ी अच्छी लगती है मुझे, जब दूसरी पार्टी में विरोध हो तो आप कहते हैं इनमें फूट पड़ गई है, ये जीतेंगे नहीं। जब आपकी पार्टी में हो तो वो लोकतंत्र होता है। तो ये लोकतंत्र सिर्फ अपनी पार्टी के लिए होता है, दूसरी पार्टी में विरोध का स्वर उठता है तो वहां लोकतंत्र नहीं होता क्या? नहीं, बिल्कुल कहां लोकतंत्र होता है। देखिए, वहां सिर्फ फुटबॉल की स्थिति आती है, हमारा सिर्फ फुटबॉल नहीं है। देखिए, विरोध करते हुए प्रजातांत्रिक तरीके से वो विरोध करते हुए धरने में बैठे हैं, तो गलत क्या कर रहे हैं? अगर उनके मन में कार्यकर्ता और कुछ मन में है तो हम उसको मना लेंगे, और हमने सब जगह लगभग मना भी लिया है। तो कुछ जगह अगर बचा हुआ है तो हम उसको मना रहे हैं। अगर वो पार्टी कार्यालय में आके अगर कार्यकर्ता धरने पे दे रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम तो वही तो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ सिर्फ फुटबॉल हुआ क्या? किसी को मारपीट क्या? किसी का कपड़ा फाड़ा क्या? या किसी के साथ बदतमीजी की क्या? आपने देखा है कांग्रेस के शासन में कांग्रेस के लोगों के साथ क्या होता है? ऐसा एक एक व्यक्ति के साथ क्या स्थिति बनती है? एक एक व्यक्ति को चुनने में इनकी जमीन खसक जाती है। इसी कारण से इनकी लिस्ट देर से आई है, और अभी दूसरी लिस्ट भी अगर आएगी आप देख लीजिए कितनी देर से आएगी। तत्काल 1 दिन के अंदर नहीं निकाल पाएंगे। इनको मालूम है कि क्या स्थिति है, सिर्फ फुटबॉल की स्थिति इन क्या बनी हुई है। एक एक व्यक्ति बैठा हुआ है इनका लड़ने के लिए। हमारे ये स्थिति नहीं है। अगर बैठा है तो प्रजातांत्रिक तरीके से बैठा है, इसलिए मैंने कहा वो धरने में बैठा है। कोई मारने पीटने या हमला करने नहीं आ गया, पथराव नहीं कर रहा है, या कोई डंडा नहीं चला रहा है। वो बोल रहा है कि हमको हमारे विच बदलना चाहिए, रखे हम मना रहे हैं, बिल्कुल मना लेंगे, सब जगह मना लेगा, यहाँ भी मना लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये बहुत बड़ी दुरा स्थिति नहीं है, विकट स्थिति जरूर है, लेकिन हम उसको कहीं ना कहीं उसको विकट की घड़ी हम उसको जल्दी पूरा किया। हमारे परिवार है, हमारे लोग हैं, बिल्कुल मानेंगे। और हमारा जो परिवार है वो कमल निशान पे बात करता है, और कमल निशान पे ठीक चेहरा ही होता है। इसी कारण से हम कमल निशान के हिसाब से ही काम करते नजर आ रहे हैं, और कमल निशान के हिसाब से बिल्कुल। तौकीर रजा साहब, सौरभ जी, आशीष जी, आप तीनों इस चर्चा में जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपने दर्शकों को एक बार फिर बताते चलें कि छत्तीसगढ़ में 90 में से 30 सीटों के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, और इसमें अधिकांश जो मंत्री हैं उनको उनकी मौजूदा सीट से चुनाव मैदान में उतारा गया है। जो नए नाम हैं उनमें से कुछ जो खास तौर पर, जैसे पंडरिया में ममता चंद्राकर की जगह नीलकंठ चंद्रवंशी को टिकट दिया गया है। ऐसे ही खुज्जी की सीट से भी छन्नी साहू को बदलकर भोरा राम साहू को उम्मीदवार बनाया गया है, और चित्रकूट सीट से प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जो हैं वो चुनाव मैदान में ताल ठोकेंगे।